नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह में। मैं हूं नीलम पांडे। राजनीति से जुड़े प्रश्न आपने हमें भेजे हैं, एक करके एक का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न मैं लेना चाहूंगी @हैंडल करके हमारे व्यूअर हैं, जो पश्चिम बंगाल के बारे में कहते हैं कि एक तरह से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें 50 वर्षों से काफ़ी जो गिरावट आई है, और वो कहते हैं कि एक तरह से जो पॉलिसी वामपंथियों के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, वो हुँ। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर वो जानना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, वो कहते हैं बीजेपी शायद पहले से ही इसी दिशा में काम कर रही है, तभी उन्होंने जो बीजेपी के एक सीनियर लीडर थे और अब मिनिस्टर हैं दिलीप घोष, उन्हें जो आरएसएस से आते हैं, को एक तरह से पंचायत, ग्राम विकास और कृषि मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी सौंपी है। तो आपको लगता है कि कुछ प्री प्लानिंग है, फोकस है? अब देखिए दिलीप घोष से इसको कैसे मैं रिलेट करूँ बिकॉज़ दिलीप घोष का क्योंकि ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा नहीं है उनका। हुँ, 2 बार के एमएलए हैं, 1 बार संघ से एमपी आते रहे हैं, हैं। संघ जी। से आते हैं बस। तो उससे इस पोर्टफोलियो को कैसे लिंक करूँ मैं, उसका मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता। आखिर उन्होंने इस सेक्टर में इनका कितना रहा है, इंटरेस्ट रहा है, कितना कुछ करेंगे, कि उसको वेट करते हैं। बंगाल का जहाँ तक प्रॉब्लम है देखिए, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो इस शुभेंदु अधिकारी के लिए भी। बिकॉज़ हुँ, अभी अपने मैं देख रहा था अभी, प्रोफ़ेसर अशोक गुलाटी ने उनका एक कैलकुलेशन देख रहा था कि जैसे वहाँ महिलाओं को दिया जाता है, ममता बनर्जी के समय में जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 1500 पर मंथ था, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1700 पर मंथ था। हुँ, इनके लिए बीजेपी ने अब 3000 रुपीज़ पर मंथ कर दी। प्रॉमिस किया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया। अब अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करें तो प्रोफेसर हुँ, गुलाटी का जो उसमें कैलकुलेशन है कि इसमें वेस्ट बंगाल का एनुअल जो आएगा खर्च, वो होगा 1.29 लाख करोड़, हुँ, 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा। जबकि स्टेट का पूरा बजट ही है करीब 4 लाख करोड़ का। तो आपको जितना टोटल आपका एक्सपेंडिचर है उसका वन थर्ड तो आप केवल एक स्कीम में जा रहा है। हुँ, प्लस आपने अनएम्प्लॉयड यूथ को 3000 का पर मंथ का हुँ। मतलब प्रॉमिस किया। बहुत सारी इस तरह की प्रॉमिसेज है उसमें। और जून से तो कह रहे हैं महिलाओं को देंगे। हाँ, तो अब जी। उसको आपको रोल आउट करना है अगर, तो आपके पास स्कोप कितना है? लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सेंटर से भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और चूँकि इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई है, हुँ, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन नहीं हुआ है वहाँ पे। तो प्रधानमंत्री से लेके सब ने उसी पे फ़ोकस रखा पूरा कैंपेन का। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हैंड होल्डिंग होगी सेंटर से। हुँ, बट एक आपको पूरा एक माहौल तैयार करने में इमीडिएटली आपको इतना कुछ दिखेगा नहीं। धीरे-धीरे आप पहले आप पॉलिसी इनिशिएटिव्स आएँगे, फिर लोगों का आपको इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके यहाँ आने के लिए, फिर धीरे-धीरे वो चेंज देखेंगे। अचानक ऐसा कुछ चेंज जो है सो अगर 1 साल में कुछ शुभेंदु अधिकारी कर दें, वो ऐसा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी छवि है हुँ। दिलीप घोष की, वो बहुत ही एक तरह से कड़े मिजाज वाले व्यक्ति की है, लीडर की है। तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहे हैं कि अब अ, कड़े मिजाज ठीक है, मतलब एक अब जी, जैसे हिंदू इंटरेस्ट को लेके काफ़ी जोरदार उसमें बात करते हैं वोकल वो। रहते हैं। जी। लेकिन हिंदू इंटरेस्ट से लेके उसके बाद जब गवर्नेंस की बात आती है, हुँ, उसमें आप कितना कुछ करेंगे, उस पे प्रभावी अभी तक होंगे। हमने देखा नहीं है दिलीप घोष का कितना वो कर पाता है। जी। दूसरा प्रश्न है हमारे एक और व्यूअर, उनका नाम है विक्टिमहुड। वो पूछते हैं, पत्रकारों ने अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ और टीएमसी द्वारा हिंदुओं पर किए गए, वो कहते हैं सुनियोजित हमलों की रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? मीडिया को अब गंभीरता से वो कहते हैं नहीं लिया जाता है, और वो अपनी दोहरी मानसिकता के कारण अपनी सारी विश्वसनीयता खोता जा रहा अब देखिए मीडिया को, पत्रकार को, ये तो व्हिपिंग हॉर्स हो चुके हैं, चारों तरफ से आप ब्लेम कर लें। बट जहाँ तक घुसपैठिया की बात है, अभी हमें इतना इतना तक पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हमने सुना है सारे होम मिनिस्टर से लेके सब बात करते हैं कि है। घुसपैठिए हैं वहाँ पे। जी। कितने हैं? आज तक कुछ नहीं है। जब एसआईआर हुआ बंगाल में, हुँ। अब तो बता दीजिए कि कितने वहाँ इल्लीगल इमिग्रेंट्स या आंकड़े नहीं है। फॉरेनर्स थे, और कितने डिटेक्ट हुए हैं। तो वो आप बता नहीं रहे हैं। अब उसपे हम पत्रकारों के पीछे मतलब हमें ब्लेम करके क्या फ़ायदा है? जी, कपिल जानना चाहते हैं, हाल में ही जो बंगाल में चुनाव हुए हैं और ममता बनर्जी की हार हुई है, और इसी अधिकारियों द्वारा तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप के संबंध में ईसी को सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक रूप से जारी करने से क्यों रोक रहा है? या यदि सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है, तो सुप्रीम कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और मामले को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों नहीं करते? देखिए, इसमें 2 चीज़ है, जहाँ तक हुँ, मुझे पता है, कोई फॉर्मल कंप्लेंट ममता बनर्जी ने नहीं किया है। अगर उन्होंने किया होगा तो शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी है कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। हुँ, जब कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है तो ईसी अपने आप आके
मतलब उसमें क्या करेगी? दूसरी बात, ममता बनर्जी अपने जब आरोप लगा रही थी कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो वो ये भी कह रही है कि सीसीटीवी कैम को ऑफ कर दिया गया था। हुँ। तो जब वो ऑफ कर दिया गया था तो फिर सीसीटीवी, अब उसमें क्या, अगर उनका जो एलिगेशन है कि ऑफ कर दिया गया था, तो फिर तो वो उसका कुछ कोई निकलता नहीं फ़ायदा ना। नहीं होगा। जी। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, अमित शाह ने हाल में ही येदियुरप्पा के राजनीति में 5 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में एक तरह से उन्होंने शिरकत की। वो ये भी जानना चाहते हैं, दी प्रिंट की ही उन्होंने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि कैसे बीएल संतोष ने उनसे संपर्क साधा था। क्या अब बीजेपी कर्नाटक में सत्ता वापस करने के लिए फिर येदियुरप्पा पर निर्भर हो गई है? पार्टी कर्नाटक में नेताओं की नई पीढ़ी तैयार करने में असफल क्यों रही है, वो जानना चाहते हैं। और क्या वो कहते हैं एक तरह से 83 वर्षीय लिंगायत समुदाय के इस कदावर नेता से इस उम्र में भी अपेक्षित परिणाम की उम्मीद की जा सकती है? जहाँ तक है कि 83 ईयर ओल्ड नेता से क्या परिणाम हो सकता है, देखिए कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है, अभी कम से कम सिद्धरमैया सरकार की जो नीतियाँ हैं और जो उस सरकार में हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि येदियुरप्पा डिलीवर कर पाए अगले इलेक्शन में बीजेपी के लिए। जी। बीजेपी के लिए देखिए, अगर पूरे साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में उनके कर्नाटक में उनका सबसे ज़्यादा स्टेक है। हुँ, तो बहुत उसमें सेफ खेल रहे हैं। पहली बार जहाँ बीएल संतोष से लंच का है, वो मेरे ख्याल से ऊपर से डायरेक्शन आया होगा लंच लेने, उनका बीएल संतोष और येदियुरप्पा के लिए। क्योंकि वैसे उनका जो इतना पुराना उनके दोनों के बीच में जिस तरह का संबंध रहा है, लंच तो बनता ही नहीं है। तो अन्य इंस्ट्रक्शंस ये हो रहा होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अ, ये सही है, बीजेपी नहीं कर पा रही है। देखिए, येदियुरप्पा के शैडो से वहाँ लीडरशिप निकली नहीं। अभी भी येदियुरप्पा के बेटे हैं विजयेंद्र, वो करीब-करीब 3 साल से वहाँ के बीजेपी के प्रेज़िडेंट रहे हैं। हुँ, और इस फैमिली के खिलाफ बीजेपी के कई नेता, ये फैमिली के ग्रिप को लेके इतना कुछ बोलते रहते हैं और इसमें कई नेता आपके जैसे बासावगौड़ा यत्नाल थे। अब वो पार्टी छोड़ के चले गए, मतलब पार्टी उनको छोड़ना पड़ा, एक्सपेल किया गया। उन्होंने, वो कह रहे हैं कि अब अलग पार्टी बनाया करेंगे, बिकॉज़ वो लगातार कि इसी फैमिली का ग्रिप क्यों है। हुँ, अब देखिए 80s से लेके जब से येदियुरप्पा ने बढ़ाना शुरू किया पार्टी को, बीजेपी में जाने में येदियुरप्पा का बहुत बड़ा रोल रहा है, जहाँ पे बीजेपी है अभी कर्नाटक में। तो उसमें उनका मेजर पड़ा कि येदियुरप्पा के जो कम्युनिटी है आपके लिंगायत्स, वो उसके खास करके 2008 में जब, देखिए जब कुमारस्वामी ने ये गिरा दी थी सरकार, तो इन्होंने जो एक स्टैंड लिया कि एक वोकलिगा ने जो है सो एक लिंगायत को जो है सीएम नहीं रहने दिया। तो एक जो हुँ, लिंगायत विक्टिमहुड का जो उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया था 2008 में, जब बीजेपी को 110 सीटें आई थी। तो उसके बाद से एक लिंगायत मोस्टली बीजेपी के लिए वोट करते हैं। तो मेन कोर वोट बैंक उनका रहा है। अब कर्नाटक को देखिएगा, जो कर्नाटक के बाहर के रीडर्स हैं उनके लिए मैं दोबारा से उसको मैं वो एक जी। थोड़ा-सा एक समरी टाइप में कह दूँ कि वहाँ 2 मेजर जो कम्युनिटीज़ मानी जाती हैं, लिंगायत और वोकलिगा। हुँ, खैर क्लेम तो इनका बहुत है, लिंगायत कहते हैं हम 17% हैं, वोकलिगा कहेंगे हम 15% हैं। उनके अपने-अपने ऑर्गनाइजेशंस क्लेम करते रहते हैं। अब उनका कितना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बारे में हमेशा विवाद रहा है। अभी जो कास्ट सेंसस आया था पिछला, इनका जो लीक्ड रिपोर्ट, लीक जो हुई थी हुँ, रिपोर्ट, हुँ, उसमें था कि लिंगायत करीब-करीब 11% है और वोकलिगा करीब हुँ, 10% है, 10 10.3% कुछ इन्होंने कहा था। वो भी लीक्ड रिपोर्ट है, वो ऑथेंटिक नहीं है, उसको बहुत सारे उस रिपोर्ट को लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, उसको ऑथेंटिसिटी उसका, कि सही है, सही नहीं है ये रिपोर्ट। लेकिन अभी जो बीजेपी की स्थिति है, येदियुरप्पा के अलावा, मतलब एक तो लिंगायत कम्युनिटी होगी, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा नेता बीएस येदियुरप्पा है। उसके अलावा बाकी जितनी बाकी कम्युनिटीज़ की बात कीजिए, किसी में भी एक पैन स्टेट लेवल का इतना बड़ा नेता अभी उभर उभर के नहीं आया है। अभी जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये देखेंगे लिंगायत प्लस वोकलिगा, बिकॉज़ जेडीएस से अभी तक अलायंस चल रहा है। तो वो सोचेंगे वोकलिगा वोट बैंक के लिए जेडीएस है और हुँ, येदियुरप्पा हैं, तो ये मिला-जुला के करीब 21% वोट से ज़्यादा, अगर लीक्ड रिपोर्ट की भी बात करें। जनरली ये लोग बिलीव करते हैं या क्लेम करते हैं कि दोनों मिला के करीब 30% ज़्यादा होंगे। लेकिन ये जो लीक्ड रिपोर्ट है उसको भी मिला लें, फिर भी 21% एक ये उसको देख रहे होंगे। उसके बाद कमेटी में अलग-अलग कमेटी कितने हैं, लेकिन वो उस उतने बड़े नेता नहीं हुए। देखिए, कांग्रेस का देखिए कॉम्बिनेशन, जैसे कुरुबा कुरुबा जो कास्ट है, जो हुँ, सिद्धारमैया का कास्ट है। अब उनका कम्युनिटी का करीब-करीब जो वही लीक्ड रिपोर्ट पे जा रहा हूँ मैं, कास्ट सेंसस का, जो 8% उनका है। अब 15% माइनॉरिटीज़ मान लीजिए कांग्रेस जो क्लेम करेगी, तो वो आपका हो गया 23%। फिर दलित्स में भी वहाँ देखिए
अलग कर्नाटक में तो दूसरे तरह के एससी लेफ्ट है, एससी राइट है। खैर उसमें भी चूँकि कांग्रेस में आपके कई सारे कद्दावर दलित नेता हैं, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, गप्पा हैं, तो उसमें भी ठीक-ठाक कांग्रेस का है। तो अगर कास्ट वाइज़ देखेंगे सोशल बेस के हिसाब से तो कांग्रेस का बड़ा-सा बेस बनता है। इसमें आपको येदियुरप्पा के अलावा जो जिनका एक पैन स्टेट में एक है और एक लिंगायत के सबसे बड़े नेता हैं, बाकी बाकी भी अलग-अलग कम्युनिटीज़ में उनका एक बेस है। बीजेपी के पास अभी कोई अल्टरनेटिव है नहीं हुँ, और अभी इन फाइटिंग वहाँ इतनी चलती है, येदियुरप्पा वर्सेस जो कैंप है, वो अभी से नहीं काफ़ी दिनों से चल रहा है। हुँ, उस कैंप में कभी बीएल संतोष भी हुआ करते थे जब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे वो कर्नाटक में, वो भी एंटी येदियुरप्पा कैंप के रहे हैं। तो ये जो फैक्शनलिज्म है बीजेपी उसको किसी तरह खत्म नहीं कर पा रही है। बीच में इन्होंने कोशिश की कि येदियुरप्पा को सीन से निकाल लें, फिर किसी और को लाएँ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर इनको भाग के जाके येदियुरप्पा को वापस लाना पड़ा। तो येदियुरप्पा का होल्ड खत्म नहीं हो रहा है और अभी शायद बिकॉज़ देखिए 2028 में जाके इलेक्शन है। जी, 2 साल बचे हैं, मेरे ख्याल से बीजेपी अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रही है। तो इसीलिए स्टेट पार्टी की कमान जो येदियुरप्पा के बेटे को दी हुई है, फिर आपने देखा अमित शाह और जाके उन लोगों ने पीएम ने भी एक लेटर लिखा। उनके लिए हुँ। लिखा। तो बस किसी तरह से अगला इलेक्शन वो निकालने की स्ट्रैटेजी है। बाद में लॉन्ग टर्म किसको बढ़ाया जाए, मेरे ख्याल से वो बाद की स्ट्रैटेजी जी। होगी। नरेंद्र आर्य जानना चाहते हैं, आईयूएमएल ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने के लिए उसे एक तरह से विवश कर दिया। अब ऐसा प्रतीत होता है, वो कहते हैं कि कांग्रेस इस गठबंधन की मुख्य पार्टी होने के बजाय आईयूएमएल की बंधक बनकर रह गई है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं ने वायनाड जैसी सुरक्षित सीट का लाभ तो उठाया, लेकिन अब वो कहते हैं एक तरह से जो फ्री लंचेस हैं वो अब उपलब्ध नहीं हैं। अब उस बिल का भुगतान करने का समय आ गया है। तमिलनाडु में भी वो कहते हैं आईयूएमएल उन 5 प्रमुख किंग मेकर्स में से एक थी। सो एआईडीएमके के समर्थन ने जोसेफ विजय की सरकार में उनकी आईयूएमएल की ताकत को कुछ हद तक तो कमज़ोर कर दिया है। वो साथ में जानना चाहते हैं कि एक तरह से सनातन धर्म के जो प्रति विरोधी रुख अपनाकर डीएमके, विजय, एआईडीएमके और आईयूएमएल इन सभी के राजनीतिक हितों के अनुकूल बैठता है। आपको क्या लगता है कि इन सब बातों से हिंदू वोटर निराश हो जाएगा और आखिरकार असम और पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ भी बीजेपी ही उभर कर सामने आएगी? देखिए बीजेपी का तमिलनाडु में पहले मैं इनका पहला पार्ट जो जी, क्वेश्चन है थोड़ा जी, लंबा जो क्वेश्चन है तो केरला से जो जुड़ा है। केरला से वो करें कि जी, आईयूएमएल ने आर्म ट्विस्ट किया, ज़बरदस्ती करवा दिया। हुँ, वो पूरा सच नहीं है। सच ये भी कि कांग्रेस के अंदर में ही इस पे काफ़ी विवाद था। हुँ, नो वी.डी. सतीशन हैं, वो 21 से लेके लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। 2001 से 6 बार वो चुनाव जीत चुके हैं कंसेक्यूटिवली और उन्होंने पूरा एक पैन स्टेट उन्होंने जो है कैंपेन किया था। तो आपने देखा होगा केरला में जो प्रोटेस्ट होने लगा, वो था कि जहाँ पता चला कि केसी वेणुगोपाल को भी कंसीडर कंसीडर किया जा रहा है उसमें, हुँ, तो फिर उस पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। कि वेणुगोपाल ने क्या था देखिए, अब आप एएससी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ही ऑब्जर्वर भेजे हैं कि जाके एमएलए से पूछ के आओ। हुँ, एक तो जब एमएलएज़ का टिकट आप डिसाइड कर रहे थे, आप वहाँ उस कमिटी में बैठ के अपने आप कई लोगों को आपने टिकट दिलाई, आपका जो पोज़ीशन है दिल्ली में उसके कारण। उसके बाद जो दिल्ली से भेजे गए हैं ऑब्जर्वर्स, वो अगर किसी एमएलए से पूछेंगे कि भई आपकी आप बताओ किसका नाम है? अब वो एमएलए सोचेगा कि अगर वेणुगोपाल का नाम नहीं बताऊँगा तो मैं रहा भी, हुँ, अगर वेणुगोपाल सीएम नहीं भी बने, तो जनरल हुँ, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है, इतना तो इंश्योर कर देंगे कि मिनिस्टर नहीं बनने देंगे वो। तो नेचुरली एमएलएज़ का सपोर्ट करेंगे। एक मैन्युफैक्चर्ड आप कह सकते हैं वो जो बन रहा था हुँ, कि मेजॉरिटी जो कि केसी वेणुगोपाल को चाह रही है। लेकिन फिर आपने देखा कि रिएक्शन जो होना हुआ रोड पे, कांग्रेस के हुँ, ग्रास रूट्स के वर्कर्स रोड पे निकल के आ गए चारों तरफ केरला में, सतीशन के सपोर्ट में। हुँ, तो आईयूएमएल एक फैक्टर था, हुँ, लेकिन केवल आईयूएमएल नहीं, केरला कांग्रेस जोसेफ का देख लें, केरला कांग्रेस जोसेफ भी उसने भी सतीशन को सपोर्ट किया। आप आरएसपी का देख लें, उसने भी कांग्रेस को सॉरी सतीशन को सपोर्ट किया। तो एलाइज का प्रेशर था, हुँ, लेकिन कांग्रेस विदिन द कांग्रेस उस भी पे भी एक बहुत बहुत सारा इस पे क्वेश्चन होने लगे कि हाईकमान अपने लोग को नहीं भेज के पॉपुलर लीडर को नहीं बना रही है। हुँ, तो कांग्रेस के अंदर के प्रेशर के कारण भी सतीशन हुआ है। और मेरे ख्याल से ओवरऑल एक सही डिसीजन था, लेकिन आपने क्या दिखाया कि ये फर्स्ट कर सकते हैं, मतलब इट्स अ गुड स्टार्ट इन द सेंस कि जो ग्रास रूट के लीडर को
या तो हाई कमांड का आदमी जो था, उसके ऊपर ग्रास रूट का लीडर भारी पड़ा, पॉपुलर ग्रास रूट लीडर। तो अच्छा हुआ है। खैर वो केरला के कॉन्टेक्स्ट में है। दूसरा जहाँ तक तमिलनाडु के। बीजेपी जी। के राइज के देखिए, अभी थोड़ा-सा बहुत जल्दी हो जाएगा कहना, क्योंकि बीजेपी का अभी का तमिलनाडु में परफॉर्मेंस देखिए आप, 3% वोट। अब 3% वोट्स जबकि आप 33 सीट्स लड़ते हैं। हुँ, मतलब पिछले इलेक्शन से देखेंगे तो थोड़ा-सा कम ही है, 0.35 टाइप परसेंटेज पॉइंट टाइप से, वो भी पिछले इलेक्शन से भी कम आपको वोट शेयर आया है, जबकि उससे ज़्यादा आप सीटें लड़े हैं। तो बीजेपी का परफॉर्मेंस इस तरह से बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा है तमिलनाडु में। तो मैं इस पे थोड़ा-सा हिचकूँगा ये कहने पे कि जो सनातन को लेके जो वहाँ चल रहा था कंट्रोवर्सी, जो हुँ, उदयनिधि को लेके, हुँ। इससे बीजेपी को कोई फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट रिजल्ट्स में उस तरह का दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी से बीजेपी किधर जाएगी स्पेकुलेटिव होगा, लेकिन बीजेपी देखिए कैसे करी है। अब एआईएडीएमके स्प्लिट हुआ है। अब ये जो दूसरा जो पार्टी है, दूसरा फैक्शन जो है जिसने कि विजय को सपोर्ट किया है, वेलुमनी और शानमुगम जी, जो हैं, सो ये जाने जाते हैं इनका बीजेपी से बेटर अंडरस्टैंडिंग है इनके। तो जो पूरे देश में आप आपने अब तक देखा है मतलब सालों से, एक फुटहोल्ड के लिए पहले एक वहाँ के रीजनल पार्टी को ठीक से पकड़ें, फिर धीरे-धीरे रीजनल पार्टी खत्म होती है और फिर बीजेपी बढ़ती चली जाती है। हालाँकि तमिलनाडु में थोड़ा-सा स्थिति अलग है, मतलब बहुत सारे राज्यों में किया है बीजेपी ने हुँ। ऐसा। तमिलनाडु में क्या वो कर पाएगी? लेकिन काफ़ी लंबा चलेगा, मतलब इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में मुझे कुछ बीजेपी का इमीडिएटली कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है वहाँ पे। जी, संकल्प जानना हुँ। चाहते हैं आपने भी हम जो सनातन की बात कर रहे थे उसी को थोड़ा वो आगे ले जा रहे हैं और कहते हैं एक बार फिर उदयनिधि ने सनातन को ख़त्म करने की बात कही है। इस बार उन्हें पूरी तरह पता था कि हर जगह इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या ये उनका वो कहते हैं घमंड था या कोई सोची-समझी चाल? उनके खुद के चुनावी प्रदर्शन से तो यही लगता है वो कहते हैं कि तमिलनाडु में भी इस टिप्पणी से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो कहते हैं उनके पिता की बढ़ती उम्र को देखते हुए वह पार्टी के अगले एक तरह से लीडरशिप हैं। क्या ये फिर से वही वंशवादी एक तरह से डायनास्टिक रूल की तरफ बढ़ते हुए पार्टी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? पहली बार डायनेस्टिक रूल से पार्टियाँ मतलब हमेशा बर्बाद नहीं होती। अब क्या वेस्ट बंगाल में भी एक डायनेस्टी तो चीफ मिनिस्टर बना है। हुँ, मतलब ये इतना कुछ प्रायोरिटी रहता नहीं इनका। हाँ, डिपेंड करता है कि डायनेस्ट कितना कैपेबल है, कितना योग्य है जो बन के आ रहा है। क्योंकि अभी तक आपने पूरे देश में देख लिया हर एक पार्टीज़ में। ये ऐसा नहीं कि कोई डायनेस्ट आ गया तो पार्टी डूब गई, या कोई नॉन डायनेस्ट है तो पार्टी काफ़ी ऊपर चली गई। तो वो एग्ज़ैक्टली वोटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटीज़। हुँ, यहाँ के उदयनिधि की बात है, द फैक्ट कि उदयनिधि की पार्टी इस तरह से हारी है, अब उसमें उनका मुझे लगता नहीं कि एनालिसिस था कि उनको सनातन धर्म का के स्टेटमेंट पे उसके खिलाफ बोलने के कारण भुगतना पड़ा। और बीजेपी का, जैसे मैंने अभी पिछले जवाब में कहा है, हुँ, पिछले क्वेश्चन के जवाब में, कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा, अगर उदयनिधि के स्टेटमेंट के खिलाफ लोगों ने वोट करना दिया होता तो बीजेपी को कुछ और वोट्स चाहिए होता, बिकॉज मेन मुद्दा बीजेपी ने बनाया था, वो विजय का मुद्दा नहीं था हुँ, सनातन वाला। और आपने देखा टीवी के लोग भी जो है सो अब सनातन के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि इनको सनातन पे उसका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है उसका। हुँ, अब पोस्ट पोल ऐसा कोई सर्वे मैंने देखा नहीं है जो कि इस इशू पे कहे, मतलब यहाँ से बैठे-बैठे कहना मुश्किल होगा कि एग्ज़ैक्टली आप कैसे एनालाइज़ करोगे इलेक्शन को। लेकिन हाँ, ये एक पक्का है कि डीएमके ऑब्वियसली अपने तमिलनाडु के बाहर अपना पॉलिटिक्स नहीं देख रही है फ्यूचर में भी। क्योंकि हो सकता है तमिलनाडु में आपको बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा हो आपके आपके ऊपर। बहुत सारे कारण हैं डीएमके के हारने के। लेकिन इसके बाहर आपको महँगा पड़ जाएगा, मतलब उस तमिलनाडु के बाहर आपको इसका एक इलेक्टोरल कॉस्ट आपको पड़ेगा। और जो अलायंस पार्टनर्स आपके जो होंगे वो भी थोड़ा-सा सतर्क रहेंगे। अगर इस तरह का अगर आपने स्टैंड लेना शुरू किया तो इसका जो इम्प्लीकेशंस होगा, इलेक्टोरल इम्प्लीकेशंस, तो आपके जो अभी के अलायंस पार्टनर्स या फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्टिव आपके अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको बहुत फिर डिस्कम्फर्ट होगा। क्योंकि अभी मान लीजिए ठीक है, बीजेपी का भी अब देख रहे हैं कि एआईएडीएमके के साथ एक फैक्शन के साथ जाके बीजेपी शायद बढ़ना चाहेगी। लेकिन बीजेपी ये भी माइंड नहीं करेगी, या डीएमके को कभी ज़रूरत पड़े कि थोड़ा-सा इसको भी, ऐसा नहीं, डीएमके बीजेपी का पहले भी अलायंस हुआ है। हुँ, और आपने देखा जब कांग्रेस ने जब छोड़ा डीएमके को, तो प्रधानमंत्री ने कितना स्ट्रांगली जो है सो क्रिटिसाइज़ किया कांग्रेस को उसके लिए। हुँ। उसको देख के लग रहा था कि बीजेपी अपना ऑप्शन ओपन रखी हुई है। लेकिन जिस तरह जी, से इलेक्शन के बाद भी है कि उदयनिधि ने जिसे रिपीट किया है अपना सनातन धर्म के खिलाफ, हुँ, फिर इसमें फिर बहुत फ्यूचर में कोई भी इस तरह का अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो जाएगा।
जी, एक आखिरी सवाल हमारे हुँ। व्यूअर रूफ 007 वो जानना चाहते हैं क्या विजय और बीजेपी के बीच कोई रणनीतिक समझौता है? और वो कहते हैं विजय ने कांग्रेस से गठबंधन करने को कहा जबकि उनके पास गठबंधन के लिए ज़रूरी एमएलएज़ की संख्या भी नहीं थी। इसके बजाय वे एआईडीएमके से एनडीए से अलग होने को कह सकते थे। और दूसरा चीज़ वो जानना चाहते हैं कि कांग्रेस डीएमके का कमज़ोर गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगा? और जैसे ही कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ा है तो एआईडीएमके का एक गुट एक तरह से बागी होकर विजय को समर्थन दिया है और वो कहते हैं सिलसिला अगर जारी रहा तो आगे विजय पर दबाव बनाने का कोई ज़रिया कांग्रेस के पास नहीं रहेगा। अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरह से आया है, देखिए पहली बात, जो इनका एक जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि विजय ने एआईएडीएमके से मतलब क्यों नहीं कोशिश की, मतलब या जी। उसके फैक्शन से। अब विजय की जो पॉलिटिक्स रही है, वो विजय एक इमर्ज किया है उन्होंने कि जो ये दोनों बड़े-बड़े द्रविडियन पार्टीज़ हैं, हुँ, डीएमके और एआईएडीएमके, उसका एक अल्टरनेटिव होकर निकले हैं। तो जब आप उनके अल्टरनेटिव के रूप में आए हैं, उन्हीं के सपोर्ट से चलेंगे, तो फिर आपका पब्लिक परसेप्शन मतलब जनरली आपको जो सरकार की इमेज शुरू से ही आपकी, आप गलत मैसेजिंग करोगे। हाँ, ये सच है कि डीएमके के एलाइज़, कांग्रेस ने तो डीएमके का साथ छोड़ दिया, लेकिन बाकी लोगों ने जो विजय को मेजॉरिटी दी, अगर वो आईयूएमएल हो या वीसीके हो या लेफ्ट पार्टीज़ हों, ये सारे अभी मेंटेन करते हैं कि हम सरकार तो बनने दे रहे हैं, हुँ, लेकिन हम डीएमके के साथ हैं। अभी सरकार, चूँकि हम नहीं चाहते कि सरकार नहीं बने, तो हम सपोर्ट इसमें कर लें कि हम डीएमके के साथ रहेंगे। तो ये बहुत ही एक स्ट्रेंज सिचुएशन है। विजय अभी भी आपने देखा कि अभी अभी तक हमको क्लैरिटी नहीं है कि एआईएडीएमके को सरकार में लेंगे कि नहीं लेंगे। हुँ, जिस फैक्शन ने सपोर्ट किया, पहले तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन का क्या होगा, वो तो बाद की देखने की बात है। लेकिन अगर ये लोग गए हैं विजय के साथ, दूसरा दूसरा धड़ा जो है एआईएडीएमके का, क्या विजय उसको अपना मिनिस्टर्स बनाएँगे? आप जो शुरू से आप स्टैंड लेके चले कि हम अल्टरनेटिव बन के निकले हैं, अब उन्हीं लोगों को फिर आप अपने साथ लाके मिनिस्टर्स बनाना चाहेंगे? या वो आपकी मजबूरी होगी? क्योंकि अगर उनको एक हमेशा बैलेंसिंग करना होगा कि जो आप लाइक करें, नहीं करें, आप इतने नंबर्स चाहिए कि अगर एक किसी ने आर्म ट्विस्ट किया तो दूसरा जो है सो काउंटर बैलेंस करेगा। हुँ, तो अगर वैसे देखा जाए मैनेजमेंट के हिसाब से, फिर तो आपको इनका सपोर्ट चाहिए एआईएडीएमके के दूसरे धड़े का। लेकिन ये इनका जो पार्टी का जिस जिस विचारधारा से निकले हैं ये, कि हम अल्टरनेटिव हैं, फिर वो पूरा उसका शीन चला जाएगा, उसका जो एक चमक है वो फिर खत्म हो जाएगा। तो अजीब स्थिति है वहाँ पे, मतलब कौन किधर जाएगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। कितना कितना दिन सरकार चलेगी वो कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी अब इनके साथ लेके, अब देखिए कोई कभी भी गिरा सकता है सरकार को। एआईएडीएमके का दूसरा धड़ा जब चाहेगा, वो गिरा देगा। हुँ, जहाँ तक बीजेपी और विजय की इक्वेशन का सवाल है, देखिए विजय एक उनका शुरू से स्टैंड रहा है कि डीएमके अगर पॉलिटिकल एनिमी है, तो बीजेपी हमारी आइडियोलॉजिकल एनिमी है, वैचारिक दुश्मन जो हुँ, कहते हैं उसको। तो कोई फॉर्मल तो आप इस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं देखेंगे, लेकिन अगर उनको सरकार चलानी है, तो फिर आप सेंटर से आप चाहोगे कि अच्छे रिलेशंस रहें। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि विजय का, चूँकि हमें अभी कुछ पता ही नहीं है वो किधर कैसे स्टैंड करते हैं, मतलब क्या आइडियोलॉजी है उनकी, क्या राजनीति है। अभी वो एकदम बहुत ही कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, किसी तरह से सरकार तो बना लिया है। वो क्लैरिटी नहीं आ रही है कि किस तरफ दिखेंगे। आपने देखा कि टीवी के एक एमएलए ने भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया। बोलना शुरू किया। जी। उस पे आपको टीवी के लीडरशिप की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी कुछ दिन दीजिए हुँ। विजय को देखने के लिए कि किस तरफ जा सकते हैं। मतलब अभी तो हमें उनका अगला रवैया क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, अभी बहुत मुश्किल, अभी से हम लोग को मुश्किल हो रहा है कि क्या करेंगे वो देखना। जी, काफ़ी हुँ, सवाल आज वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से थे, पर हुँ, सभी का जवाब देने के लिए आपका हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह के लिए भी हमें आप प्रश्न ज़रूर भेजें और हम हाज़िर होंगे आपसे दोबारा।